हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो वर्तमान जनरेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कोई व्यक्ति आज ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आज का इंसान खाली नहीं है, वो लगातार सोच रहा है और सोच क्या रहा है? मेरे मित्र को मैंने कॉल लगाया और वो किसी वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाया और यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि यार शायद वो मुझसे बात करना नहीं चाह रहा है, मैंने कोई ऐसी गलती की होगी, इस वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मेरे मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं किया, ऑनलाइन होते हुए भी रिप्लाई नहीं किया। शायद ये कोई न कोई कमी होगी या फिर कोई न कोई समस्या होगी, वो मुझसे बात करना नहीं चाह रहा है या मेरी गलती होगी। क्या आप ऐसा सोचते हैं? या फिर मेरे मैसेज का रिप्लाई ओके इतना ही लिख के क्यों भेजा? क्या वो ज़्यादा मैसेज नहीं कर सकता था? इससे भी आपकी समस्या झलकती है। आपका लाइफ पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर और की प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने की वजह से आप पे कुछ समय से प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो उसकी ये समस्या है। लेकिन आप यहाँ ये सोच के बैठ रहे हो शायद वो अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं रहा है, नहीं रही है, शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। आपका कोई दोस्त जो लंबे समय से आपके साथ बहुत घनिष्ठ था, हर चीज़ शेयर करता था, अब किसी कारण से आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने में इतना रिलैक्स फील नहीं करता है या फिर वो आप बोल सकते हो कि सेफ फील नहीं कर रहा होगा, तो वो उसका रीज़न है। लेकिन आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि यार ये है वो है, कुछ भी सोच रहे हो। मुझे ड्रेस लेके आनी है मार्केट से और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये ड्रेस पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आरएएस की प्रिपरेशन करनी है, टीचर बनना है, पुलिस में जाना है, सेना में जाना है, लेकिन यदि मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। घर में किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन चल रही है फैमिली के मेंबर के बीच में और वहाँ पर किसी ने आपकी बात काट दी, तो आप तुरंत ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि यार मैं तो इस घर के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, शायद मुझे इस घर में बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या आप ऐसा सोचते हो? या फिर आप ऐसा सोचते हो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो और वहाँ पर कई बार आपके साथ कोइंसिडेंटली कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है और एक दो बार और हो गया, यार शायद मेरा तो लकी खराब है, मुझे तो कहीं जाना नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ तब मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। यार लोगों की लाइफ तो सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथली, बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रही है, मैं तो मेरे काम में समस्याओं में घिरा हुआ हूँ। उस व्यक्ति की लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है और मेरे इस जीवन में समस्याएं हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रही, शायद मैं बहुत ही अनलकी इंसान हूँ। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप ओवर थिंकिंग की बीमारी से ग्रसित हैं, आप ओवर थिंकिंग के पेशेंट हो चुके हो और ऐसा सोच रहे हो तो आप समय पे इस चीज़ का निदान नहीं किया आपने, तो एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका बहुमूल्य जीवन है, कीमती जीवन है, ये बर्बाद हो जाएगा और ये ओवर थिंकिंग नामक बीमारी है, ये आपका पूरा जीवन निगल जाएगी। तो अगर आपके साथ ये समस्याएं हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग है क्या। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग क्या है दोस्तों? ओवर थिंकिंग एक व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे लगातार सोचते जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो नेगेटिव सोचता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे वो चर्चा ही नहीं करता है, वो नेगेटिवली उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि चिंतन अच्छी चीज़ है लेकिन दुश्चिंता है वो बहुत ख़राब है। तो इस पर आदमी क्या करता है? ओवर थिंकिंग करता है, अधिक से ज़्यादा सोचना और काम उस पर बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद में हम देखेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है व्यक्ति में, इसके कारण क्या है, इसके साइकोलॉजिकल कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कोजेज, इसके न्यूरोलॉजिकल कारण क्या है और इसके सोशल कोजेज क्या हैं कि सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं। इसका हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग से व्यक्ति के जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या व्यक्ति का मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, क्या व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है इससे, या फिर पर्सनल लाइफ भी व्यक्ति की खराब हो जाती है और कैरियर पर व्यक्ति के क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ओवर थिंकिंग का मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे इसको कंट्रोल करें ताकि अपने जीवन को बर्बाद होने से हम
रोक सकें। और इसके जो जितनी भी इम्पोर्टेंट टेक्निक है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो कॉग्निटिव टेक्निक हो, चाहे वो मेडिटेशन की टेक्निक हो, या फिर अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने से जुड़े हुए मुद्दे हों। और हम ये लास्ट में देखेंगे कि हमारी बैलेंस लाइफ शैली कैसी होनी चाहिए ताकि हम ओवर थिंकिंग के पेशेंट नहीं हो और हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन जी सके, हम अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी। ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचना, इसके कारण, प्रभाव और समाधान की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलो शुरू करते हैं हम, ठीक है। ओवर थिंकिंग क्या होती है, इसकी परिभाषा। अत्यधिक सोचना एक मानसिक प्रक्रिया है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पे, किसी भी निर्णय पे या भविष्य के परिदृश्य के बारे में आवश्यकता से अधिक बार बार सोचता रहता है। ये सोच न तो समस्या का समाधान करती है और न ही किसी निर्णय तक पहुंचाती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक द्वंद्व या मानसिक चक्रव्यूह में फंसा रहता है। मनोवैज्ञानिक सुसान नोलेन ये कहती है कि इसे रेम्यूनेटेशन कहती है, अर्थात एक ही विचार को बार बार मन में दोहराना बिना किसी रचनात्मक निष्कर्ष के। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी लगातार सोचता रहता है, किसी विषय पे, किसी घटना पे, अपने फ्यूचर के जीवन पे, अपने पास्ट के जीवन पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपनी और जो अपना सर्किल है उस पर, किसी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे लगातार सोचता रहता है, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं देखता है, केवल और केवल नेगेटिव विचार ही करता है। यार ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो मेरी जीवन खराब हो जाएगा, फिर तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, लोग मुझे जज करेंगे, वो करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई रचनात्मक सोच नहीं है, ये विध्वंसात्मक सोच है, जिससे व्यक्ति का धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन होता है और आदमी की जो एक्शन लेने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है और धीरे धीरे पर्सनैलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपनी नज़रों में ही गिर जाता है और सारी बीमारी लगती है। वो तो एक अलग से एक्स्ट्रा कॉम्बो पैक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, इसमें व्यक्ति किसी भी घटना, विषय, भविष्य के बारे में आवश्यकता से अधिक बार बार सोचता है। ओवर थिंकिंग जरूरत से ज़्यादा सोचना, कोई हल नहीं निकलना, इसका कोई ये मेंटल लूप है जो आपको वर्तमान से दूर रखती है। तो एक ऐसी समस्या जो आपको वर्तमान पे सोचने ही नहीं देती है दोस्तों, ठीक है। अब चर्चा करते हैं ओवर थिंकिंग होती क्यों है, आखिर क्या है ओवर थिंकिंग होने की पीछे वजह। ओवर थिंकिंग के पीछे मनोवैज्ञानिक, जैविक, जो आप न्यूरोलॉजिकल बात करते हैं, सामाजिक, तीनों प्रकार के कारण होते हैं। नीचे प्रमुख कारणों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें भय और असुरक्षा, फियर एंड इनसिक्योरिटी, गलती होने का डर, असफलता का भय। सबसे पहले हम सोचते हैं कई बार कि यार ये काम मैं कर तो रहूं, लेकिन इस काम में मेरे से कोई गलती होगी तो मेरे क्या पनिशमेंट मिलेगा, शायद मेरा आगे का जो पूरा फ्यूचर है, मेरा प्रमोशन है वो रुक जाएगा, क्या होगा यदि मैं असफल हो गया तो मेरा डिमोशन हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, सोसाइटी में मेरी प्रेस्टीज नहीं रहेगी। हर चीज़ों को लेके जितना नेगेटिव सोचना होता है वो आदमी सोच लेता है। अरे भाई आप ऐसा भी तो सोच सकते हो कि ये काम यदि मैं बेहतर तरीके से करूँगा, सबसे पहले बात तो कि इस काम को मैं पूरे लगन से करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसमें सफल होऊंगा, और इस काम में मैं सफल हो गया तो ऐसी सिचुएशन में मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे यश मिलेगा। और मैं असफल क्यों होऊंगा, जब मैं लगातार अच्छी मेहनत कर रहा हूँ तो सफल होऊंगा। तो आप जो नेगेटिव, एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई भी काम करोगे तो उसके 50-50 प्रायिकता हर चीज़ की होती है, उसका असफल भी हो जाओगे, सफल भी हो जाओगे, लेकिन व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहते हुए काम करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी उस काम को सफल बनाने में ठीक से लगी रहे और आपके असफल होने के चांसेस कम हो जाए। आपने सुना ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। सुकरात कहते थे कि मनुष्य वही है जो वह सोचता है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। तो पॉजिटिव सोचना सबसे इसका महत्वपूर्ण पहलू है। तो कई बार आदमी को भय और असुरक्षा के कारण भी ओवर थिंकिंग आदमी करने लगता है। इसके अलावा पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, हर काम परफेक्ट करने की चाह। दोस्तों यकीन मानो, जीवन में या दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। कंप्लीट मैन या परफेक्ट व्यक्ति कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती है, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ कार्य गलत हो जाते हैं और हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है सही करने की। उसके बावजूद हर व्यक्ति के काम से 100% लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आप उदाहरण ले सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री के काम से 100% लोग कभी भी खुश नहीं है। एक जिला कलेक्टर के काम से 100% व्यक्ति कभी भी खुश नहीं है। एक परिवार के मुखिया है, उसके काम से फैमिली के सारे मेंबर कहीं न कहीं 100%
खुश नहीं होंगे। और एक व्यक्ति अपने काम से भी 100% कभी सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकता है। तो परफेक्ट व्यक्ति कोई भी नहीं होता है, तो गलतियां होने की संभावनाएं रहती है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में परफेक्ट करने की चाहत, कोई निर्णय नहीं ले पाना। तो परफेक्ट कुछ नहीं है, आप काम करें, बस सब विवेक से एकदम सिंपल तरीके से काम करें, जीवन अच्छा होगा। आत्मसंदेह, कई बार सेल्फ डाउट में आदमी इतना डूब जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ या ना, बार बार सोचता है यार मुझे पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, मैं ये कर लूँ, लेकिन यार मैं कर पाऊंगा, यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, होगा या नहीं होगा, यार शायद ये तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगा तो लोग, फिर रहने ही देता हूँ यार, नहीं करूँगा तो भी ठीक है। तो ये आदमी के बार बार जो सेल्फ डाउट वाली भावना है, ये भी ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, कई बार व्यक्ति का जो पास्ट का ट्रॉमा होता है वो भी व्यक्ति को ज़्यादा बुरी तरह से क्या कर देता है, पास्ट का ट्रॉमा होता है वो भी व्यक्ति को ज़्यादा इफेक्ट करता है। पास्ट ट्रॉमा, पुरानी घटनाओं का बार बार मन में आना। मैंने एक बार कोई बिजनेस करने का काम किया था, बिजनेस के बारे में सोचा था, लेकिन वो असफल हो गया। मैंने दूसरी बार भी बिजनेस करने की कोशिश की, वहाँ भी मैं असफल हो गया, क्योंकि परिस्थितियाँ मेरे फेवर में नहीं रही। हो सकता है मैं बीमार हो गया, हो सकता है मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं रही, हो सकता है मुझे प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं मिला हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं शायद आगे भी करूँगा तो क्या हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। दोस्तों, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, आपकी मेंटल कंडीशन भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और आपका प्रोफेशनल सपोर्ट भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसमें हमें सापेक्षतावाद का सिद्धांत समझने की ज़रूरी है, रिलेटिविलिटी, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है कि चीज़ें एक जैसी हो, चीज़ें बदलती रहती है। तो बदलते समय के अनुसार स्वयं में बदलाव करते हुए आगे बढ़ने का साहस करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है। नियंत्रण की इच्छा, कंट्रोल इश्यू, हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों मेरे साथ ये समस्या है कि मैं हर परिस्थिति होती है उसको मेरे कंट्रोल में करने की प्रयास करता हूँ कि ये काम ऐसा हो जाए, लेकिन यकीन मानो हर काम अपने कंट्रोल में नहीं हो। आप सुपरमैन नहीं हो। सुपरमैन होता है वो 100% काम कर सकता है, हर काम नहीं। काम को डेलीगेट करो, आप हर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। कई बार आप चाहते हो कुछ और हो कुछ जाता है, और यकीन मानो कि जिंदगी में लगभग 50% टाइम ऐसा होगा, 50% बार कोई काम कर रहे हो उसमें आपके अनुसार नहीं होगा। तो फिर आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है, तो फिर आपको खुश होना चाहिए कि वो फिर प्रकृति के अनुसार हो रही है, और प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए। और जो अपने अनुसार होती है तो उसमें शायद गलती कर सकते हैं, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग होती है वो चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कारण या फिर बायोलॉजिकल रीजन की बात करें तो ये भी है। एक जो एमिगडाला हाइपर एक्टिविटी होती है, मस्तिष्क का फियर सेंटर अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। इसमें हम क्या सोचते हैं, अपने मतलब इतना डर बैठ जाता है कि कोई काम करूंगा यार क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाते हो आप, कि हर चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हो। इसके अलावा कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ये अधिक हो जाता है। इससे नकारात्मक विचारों को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन न तो बहुत कम होना चाहिए और नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ये एकदम सेंटर में रहना चाहिए। और यदि ये ज़्यादा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी, तनाव, चिंता, इन सब चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, और बहुत बुरी तरह से हम क्या सोचने लगते हैं, और फिर कोई काम नहीं करते हैं। दिक्कत तो ये है कि कोई ये हमें जो अपना प्रेजेंट है उससे क्या करता है, दूर करता है। एक सेरोटोनिन और डोपामिन, इनमें जो बैलेंस नहीं बनता है, डोपामिन आपको खुशी देता है और ये सेरोटोनिन है, ये आपके मूड को रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। तो अगर इन दोनों में संतुलन नहीं रहता है तो भी आप क्या करते हो, तो भी आप स्ट्रेस के शिकार हो जाते हो। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, अत्यधिक एक्टिविटी, मन भटकता रहता है। मैं पढ़ना हूँ, अभी पॉलिटिकल साइंस उठा के देख रहा हूँ, एक पेज पढ़ा नहीं, इतने में याद नहीं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स के एक क्लास ली नहीं, यार नहीं मुझे जीके देखना चाहिए, मुझे करंट अफेयर देखना चाहिए, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो आपका बार बार मन भटकता है, आप स्टेबल नहीं हो। ये ओवर थिंकिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। आप देखना ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं, उनके साथ हो रहा हुआ, तैयारी करते समय कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता आपका। यार मैं यहाँ पढ़ लूँ, जयपुर चला जाऊँ, सीकर चला जाऊँ, घर रह के बहुत बेहतर तैयारी कर सकता हूँ, मुझे टीचर की तैयारी करनी चाहिए, मुझे पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से होती है दोस्तों। तो आप शांत मन से निर्णय लेके अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाते हुए चीज़ें करें तो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक और पर्यावरणीय कारण, सोशल इश्यू भी हो सकते हैं, खासतौर से सोशल कंपेरिजन। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सोशल कंपेरिजन ज़्यादा करती है, और विशेषकर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, सारे दिन लोगों को देखकर कंपैरिजन करता रहता है। यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, शायद मेरे साथ ये समस्या नहीं है,
मेरे साथ ये समस्या क्यों आ रही है, यार इसकी लाइफ तो सेट है, ये तो सक्सेस है अपनी लाइफ में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा है, फैमिली लेवल पे भी बहुत अच्छा कर रहा है, यार ये तो ज़िंदगी में सफल ही सफल हो रहा है। अरे मेरे भाई, हर किसी व्यक्ति की समस्याएं अलग होती है, हर किसी व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है। आप अपनी चीज़ों के प्रति ईश्वर को ग्रेटिट्यूड रखो कि यार मैं बहुत बेहतर कर रहा हूँ, मेरे जो हो रहा है ठीक है। हो सकता है जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस है उसने आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, आपसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा हो, तो आप वो कंपैरिजन नहीं करते, केवल और केवल इंस्टेंट किसी को देख के आप कंपैरिजन करते हो अपनी परिस्थिति से। तो ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होते जाओगे और फिर ओवर थिंकिंग के शिकार बन जाओगे। और एक बात और दोस्तों, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है उसमें लोग अपने लाइफ का जो स्याही पक्ष है, जो काला अध्याय है, वो कभी भी सोशल मीडिया पे शो नहीं करते। वहाँ पर आप हर किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो, वहाँ पर हर किसी को किसी की लाइफ आपको सेट दिखती है। लेकिन ये मत सोचो कि लाइफ में मेरी लाइफ में ही समस्या है, उन लोगों की लाइफ में भी समस्याएं होती है। आप खुद ही सोचो, आप सोशल मीडिया पे कोई इवेंट अपनी लाइफ का शेयर करते हो तो कौन सा वो इवेंट आप शेयर करते हो जहां आप कॉर्नर में बैठ के रो रहे हो, या फिर आपकी पैसे की तंगी से जूझ रहे हो, या फिर आप सामाजिक जो सोशल प्रेशर है उससे जूझ रहे हो। आप वो चीज़ शेयर नहीं करते हो। वहाँ पर कौन सी चीज़ शेयर करते हो, जो आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में उन चीज़ों पे वो यथार्थ नहीं है, वो वास्तविकता से बहुत दूर है। इसलिए उन चीज़ों पे तुलना नहीं करके अपने जीवन को जिए और ठीक से करें कोशिश। दूसरी बात, सोशल मीडिया से दूरी रखना भी इसका एक बहुत बढ़िया उपचार हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया देखोगे तो आपके अंदर कंपैरिजन का भाव आएगा। पिछले 17 अप्रैल को एक राजस्थान में RAS का रिजल्ट आया दोस्तों। उस RAS के रिजल्ट में बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए, 1096 पोस्ट पे भर्ती हुई थी, सेलेक्ट हुए। परिणाम क्या रहा, क्योंकि लोग RAS बनते हैं। आजकल है सोशल मीडिया का दौर, और एक व्यक्ति राजस्थान में कोई भी किसी भी जिले में RAS बनता है, सोशल मीडिया पे वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और ऐसी सिचुएशन में वो कहीं भी बैठा व्यक्ति हो उस तक वो सूचना पहुंच जाती है, क्योंकि ग्लोबल विलेज एक बन चुका है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार देख कितने लोग RAS बन रहे हैं, यार फला गांव में RAS बन गई, फला जिले में बन गई, देखो ये इस समाज में बन गया, इस जाति में बन गया, ये बन गया, वो बन गया। दोस्तों RAS 1096 बने हैं, 1096 बच्चों का ही चयन हुआ है। लगभग 4 लाख लोगों में बहुत सारे लोग असफल भी रहे। लेकिन एक बात, ये 1096 आपको इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि नौकरी बहुत आसान है, ये काम बहुत आसान है, ये काम बहुत आसान है। और ऐसी सिचुएशन में कुछ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे इतना टॉर्चर करने लगते हैं, इतना प्रेशर देते हैं, देख फलाना का छोरा उसको तो कुछ नहीं आता था, वो बन गया, तू नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये कंपैरिजन बंद कीजिए। ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो है वो नहीं रहेगा, और आप उसको वास्तविकता से इतने दूर ले जाओगे कि एक दिन वो जो कुछ कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कंपैरिजन सबसे ज़्यादा रहता है, और हम अपनी नासमझी की वजह से कंपैरिजन करके हम नेगेटिवली क्या हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसके अलावा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, फेक परफेक्शन, हीनता का अनुभव कि यार मैं तो बहुत ही खराब हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पाया हूँ, उसके पास तो AC है, इसके पास फ्रिज है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास जॉब है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये परिवार व समाज का दबाव, एक्सेप्टेशन का बोझ भी होता है, जो आदमी निरंतर ढोता रहता है। और इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चा 10वीं क्लास पास करता नहीं है, उससे पहले 5वीं 6वीं में होता है और पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक होता है, तो परिवार वालों की एक्सेप्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि यार ये मेरा नाम करेगा। अरे भाई, आप असफल रह गए किसी कारण से, और आप अपने सपने इस पे थोपना चाहते हो। अभी ये छोटा सा बच्चा है, अभी आप नहीं तुझे आगे चलकर साइंस लेना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तुझे खिलाड़ी बनना है, तुझे क्रिकेटर बनना है। अरे भाई, इसको जीने दो अभी, अपनी इसकी ज़िंदगी जीने दो। आप अभी इस पर क्यों बोझ थोप रहे हो? और जैसे ही परसेंटेज बन गए 10वीं क्लास में, फिर तो भाई सोशल मीडिया पे इतनी बाढ़ आएगी कि यार ये हो वो, फिर वो उसका रुचि, उस बच्चे की रुचि है सोशल साइंस लेके, वो लॉ करना चाहता है, LLB करना चाहता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है। नहीं डॉक्टर बनेगा, तेरे 95% बन गए। तो ये आप अनावश्यक दबाव मत दो उसको, अनावश्यक रूप से उससे अपेक्षाएं मत करो। आप उसको वो जो है उसको रियल जिंदगी जीने दो आप। और व्यक्ति जब रियल जिंदगी जी पाएगा तभी वो कुछ बेहतर कर पाएगा, क्योंकि बेहतर करने का सिद्धांत में ये चीज़ लागू होती है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हो। पढ़ने में, मुझे पॉल साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस 10 घंटे पढ़ सकता हूँ।
लेकिन एक दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं 1 घंटे में क्या करूँगा, मैं उब जाऊँगा, उससे मेरा मन नहीं लगेगा। तो क्या मैं इंग्लिश में कुछ बेहतर कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता है। अपने बच्चे पे अपने सपने नहीं थोपें, उसको जो है नेचुरल है, रियल है, वो उसको करने दें, ठीक है। इसके अलावा अनसर्टेन फ्यूचर, ये भी एक समस्या होती है कि यार फ्यूचर को लेकर जो दबाव होता है या फिर अनिश्चितता होती है फ्यूचर की, ये भी आपको ओवर थिंकिंग की ओर ले जाती है। यहाँ भी आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हो सकता है नौकरी के मामले में, रिश्ते के मामले में, एग्जाम के मामले में, हर जगह आदमी की जो अनिश्चितता होती है वो किस ओर जन्म देती है, आदमी को ओवर थिंकिंग की ओर धकेल देती है। मैंने 10 एग्जाम दे लिए लेकिन मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी, क्या होगा मेरा? मेरे इतने रिश्ते आ गए लेकिन एक भी रिश्ता नहीं हुआ। या फिर दूसरी बात ये होती है कि मेरा रिश्ता, मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा है, माता जी के साथ रिश्ता ख़राब चल रहा है, भाई बहन के साथ रिश्ता ख़राब चल रहा है, और मेरे फ्रेंड सर्किल में मेरे टर्म्स अच्छे नहीं हैं। इन सब चीज़ों को लेकर तनाव, परीक्षा को लेकर भी हो सकता है। और बचपन में क्रिटिसिज्म या फिर इमोशनल नेगलेक्ट का अनुभव, अक्सर ये देखा गया है जो बच्चे बचपन में घर वालों के द्वारा ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं या फिर उनकी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनको ज़्यादा हीन दिखाया जाता है, वो बच्चे अपने लाइफ में प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्तर पे या निजी जीवन में तो वो, पर्सनल लाइफ में तो वो असफल होते ही होते हैं, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी असफल होने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलतियां करेंगे, वो हो सकता है वो कई काम ठीक से नहीं कर पाएँ, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करें। कोशिश करें आप एक फ्रेंड होकर उनको प्यार से समझाएं, उनको इग्नोर नहीं करें। आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा पढ़ाई में बेहद इंटेलिजेंट है, किसी भी काम में वो इंटेलिजेंट है, और दूसरा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप वहाँ पर तुलना करें। तुलना घर से शुरू होती है। वहाँ पर आप तुलना करके क्या करने लगते हो, आप उस जो कमज़ोर बच्चा है उसको आप हीन दिखाने लगते हो, और ऐसी सिचुएशन में वो ज़िंदगी में हमेशा और हमेशा आपने उसको क्रिटिसाइज किया है, आपने उसको नेगलेक्ट किया है, उसका परिणाम ये रहेगा कि उसकी ज़िंदगी में वो बात बैठ जाएगी कि यार मैं तो क्या हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो उसके अंदर हीनता आ जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा भाई है वो बहुत ठीक है, वो कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये गलती मत करना कि अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन करो। सामान्यतः पेरेंट्स करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। उस बच्चे को आपकी आवश्यकता है, आपकी सिंपैथी की आवश्यकता है, आपके गाइडेंस की आवश्यकता है, वहाँ पर आप उसको सपोर्ट दो, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, न कि उसके कंपैरिजन की या उसकी कमियां निकालने की। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने के नाते उसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ओवर थिंकिंग के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग केवल एक मानसिक समस्या नहीं है, ये आपके शरीर को, आपके रिश्तों को, आपके करियर को, आपकी लाइफस्टाइल को गहराई से प्रभावित करता है। आइए सभी प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले मेंटल हेल्थ कैसे बर्बाद करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, सबसे पहले बात, ओवर थिंकिंग से क्या हो जाती है, लगातार आपको चिंता होती है, एनी टाइम घबराहट रहती है और बेचैन रहते हो आप। तो एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आप लगातार क्या करते हो, अवसाद, मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हो, और फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आप प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते हो, आप पास्ट का ट्रॉमा है उसके बारे में सोच रहे हो, पास्ट की असफलताओं के बारे में सोच रहे हो, और फ्यूचर के भय के बारे में आप सोच रहे हो। तो आप प्रेजेंट में, जो आप प्रेजेंट आपका सब कुछ है, वहाँ के काम आपको फ्यूचर में अच्छा सेट करने वाले होते हैं, और उन्हीं चीज़ों पे आप काम नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे पहली मेंटल हेल्थ। इसके अलावा डिप्रेशन, नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है, जिससे उदासी, निराशा और अवसाद को जन्म मिलता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आदमी को डिप्रेशन में ले जाती है। वहाँ पर आदमी कुछ भी पॉजिटिव करने लायक बचता नहीं है। उसको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है और वो बुरी तरह से सबसे कट जाता है। वो उसमें अलगाववाद का शिकार भी हो जाता है। वो फैमिली से, वो दोस्तों से, कहीं से किससे बात करने का उसका मन नहीं करता है। वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर हावी हो जाता है। तो ये ओवर थिंकिंग के ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है, इनको आपको देखने की जरूरत है। आप ओवर थिंकिंग करोगे तो ऐसा आप बन सकते हो। इसके अलावा डिसीजन पैरालिसिस भी आ जाता है। आप इतना सोचते हो कि कोई निर्णय नहीं कर पाते हो। यार मुझे आरएस की तैयारी करनी चाहिए, टीचर की करनी चाहिए, पुलिस की करनी चाहिए, वकील की करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और आप इन सब चीज़ों के बारे में इतना नेगेटिव सोच लोगे कि आप कोई निर्णय लेके कहीं आप एक्शन लेने की सिचुएशन में हो ही नहीं। मुझे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सोच रहे हो, केवल नेगेटिव सोच रहे हो, कोई निर्णय नहीं ले रहे हो। इससे क्या आता है, डिसीजन पैरालिसिस की समस्या होती है। और ये डिसीजन पैरालिसिस की समस्या व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी होती है कि आदमी अपना वर्तमान है वो समय गंवा देता है और उसके बाद में वो धीरे धीरे असफलता की तरफ धकेला जाता है। वो खुद, और उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होता, आप खुद उसके जिम्मेदार होते हो। मेंटल एग्जॉशन,
मस्तिष्क थक जाता है बिना कोई काम किए। आपका जो मस्तिष्क है वो एनी टाइम थकाउट फील करता है बिना किसी काम किए हुए। कोई काम नहीं करते हो आप, लेकिन एनी टाइम आप थके हुए फील करते हो, आप लेजीनेस फील करते हो। ये इसमें ओवर थिंकिंग की बीमारी है। PTSD जैसे पास्ट इवेंट्स को बार बार क्या करते हो आप, पास्ट इवेंट को ट्रॉमा को बार बार क्या करते हो आप, माइंड में रिप्ले होना बार बार, यार मेरे जीवन में उस समय मैंने ये काम ऐसे किया, तब मेरे साथ ये घटना हुई थी। और मज़े की बात क्या है दोस्तों, ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है, उसमें आदमी चीज़ों को रिलेट बहुत जल्दी करता है, खासतौर से नेगेटिव चीज़ है, उसका एक घटना का दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी क्या है, वो इतना रिलेट कर पाता है, इतना रिलेट कर पाता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा नहीं करा। मैं यार एक बार खेत गया था, रात को खेत गया था, मुझे डर लगा। हो सकता है मैं आज वो 20 साल पहले की बात थी, हो सकता है आप बच्चे थे या फिर कोई पशु ने आपको डरा दिया, कोई यार शायद अभी मैं जाऊंगा। अब रात को यार एक बार ऐसा हुआ था, मुझे यार जैसलमेर जाना था, मैं उस टाइम गया था, वो यार ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। आज भी यार चीज़ें ऐसी हो सकती है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, आप खुद को समझाओ सब चीज़ें। आगे फिजिकल हेल्थ दोस्तों बुरी तरह से क्या हो जाती है, होती है, खासतौर से जो इंसोम्निया प्रॉब्लम है, अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आना, रात को भी विचारों की भीड़ या बाढ़ लगी रहती है, जिससे नींद बर्बाद होती है। दोस्तों मैं इस ट्रॉमा से खुद गुजर चुका हूँ। नींद आती नहीं आपको, आप पूरी तरह से थके हुए, आप चाहते हो सोना लेकिन नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके जो थॉट प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, लगातार आपके थॉट आते रहते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते हो। कैसी सिचुएशन में, जब आपके पास आप ओवर थिंकिंग के क्या होते हो, पेशेंट होते हो। आप चाहते हो सोना, रात को 3-4 बज जाती है, आप चाहते हो यार सुबह जल्दी उठना है, सोना है, लेकिन फिर भी आप नहीं सो पाते हो। मानता हूँ कि कई बार एग्जाम वगैरह हो, कोई एक दिन की तो बात होती है जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस आना स्वाभाविक सी बात है, तो नींद नहीं आती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति महीनों साल करे तो क्या उसका भविष्य बर्बाद नहीं होगा, क्या उसका वर्तमान बर्बाद नहीं होगा? क्योंकि वो अपने जीवन का इम्पोर्टेंट 1 साल है वो ओवर थिंकिंग में गुजार देता है, और जिस समय वो काम करना चाहिए उसको वो कुछ ही नहीं कर पाता है। ऐसी सिचुएशन में उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में उसके फैमिली में बहुत सी टेंशन चल जाती है, ऐसी सिचुएशन में आपका लाइफ पार्टनर है वो आपसे तंग आके हो सकता है आपको छोड़ दे, या फिर वो आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रखे, और सारे परिवार के लोग हैं वो मशीन बन जाएं। हो सकता है आपके जो वैल्यूएबल दोस्त हैं आपके, उनको आप खो दो, आप प्रोफेशनल लाइफ में जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओ। तो ऐसी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग का बहुत भयानक, आज के समय में एक व्यक्ति का पैर कट जाए कोई बड़ी समस्या नहीं है, हाथ टूट जाए कोई बड़ी समस्या नहीं है, आंख फूट जाए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि शारीरिक चोट से व्यक्ति उबर जाता है, और जब आप मेंटल चोट होती है, आपके मेंटल ट्रॉमा होता है, उससे उबरना बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या को आप समय रहते इसको क्या कर लोगे, डायग्नोस कर लोगे, तो फिर इस पर क्या करोगे, रेमेडी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसके अलावा सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या, क्योंकि नींद आती नहीं है तो आपको क्या रहेगा, ऐसी चीज़ होगी। इसके अलावा जो आपकी बीपी शुगर वगैरह है ये बढ़ती जाएगी, और फिर आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। इसके अलावा इम्यूनो सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा, बार बार आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ने लगोगे। साथ ही इसका आपका डाइजेशन सिस्टम है वो भी क्या बुरी तरह से बिगड़ जाएगा, और फिर स्ट्रेस से पेट की समस्याएं भी हो जाएगी, और थकान और ऊर्जाहीनता, आप हमेशा क्या थके हुए फील करते हो। ये तो खैर इसकी समस्या है ही है। ये सब चीज़ें तो आपने देखी कि इसका शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभाव पड़ता है, या पर्सनल लाइफ भी आपकी बुरी तरह से क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। दोस्तों रिश्तों में दूरी आ जाती है, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, हर बात का आप गलत मतलब निकालते हो, हर बात का एक दूसरा नेगेटिव अर्थ आप ढूंढ ही लेते हो। दोस्तों ये किसकी बीमारी है, ये ओवर थिंकिंग की समस्या है। हर बात का जो चीज़ आपके हित में हो रही है वहाँ भी आप नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ के ले आओगे कि नहीं नहीं ये चीज़ तो मेरे लिए सही नहीं यार, वो आदमी कोई व्यक्ति यार भाई ऐसा कर लो यार, ये तो कोई आदमी ने मेरे दोस्त ने आज तक मेरे लिए सही काम नहीं किया, ये क्या करेगा, तो आप नेगेटिव चीज़ें ढूंढ ही लेते हो। प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, आपकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, आप काम पे ध्यान नहीं लगा पाओगे, और आप क्रिएटिशन की इस समस्या से ग्रस्त हो जाओगे। ये मतलब ये प्रोडक्टिविटी कम होना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम हो जाएगा, खुद पे आपको भरोसा नहीं रहेगा, क्रिएटिविटी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, नए विचार आएंगे नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आपकी डाइजेशन सिस्टम आपका खराब हो चुका है, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हो, और किससे आप बातचीत कर नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहीं लगता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर क्रिएटिविटी ब्लॉक होनी निश्चित सी स्वाभाविक सी बात है।
इनोवेशन भी खत्म हो जाएंगे, वर्तमान से हमेशा दूर हो जाओगे, आप हमेशा या तो पास्ट में रहोगे या फ्यूचर में रहोगे, और वो भी प्रेजेंट आप मिस कर जाओगे, और वो भी नेगेटिव चीज़ों के साथ रहोगे। आपका करियर और स्टडी है ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, खासतौर से एग्जाम एंजाइटी होगी, परीक्षा से पहले जरूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, और आगे के प्लान सेट करने लगो, यार इसमें तो मेरा नहीं बैठ पाया, अगली बार मैं कर लूँगा। और परीक्षा से 1 महीने पहले धीरे धीरे आप कंपटीशन में थे, आपकी तैयारी अच्छी थी, उसके बावजूद आप धीरे धीरे क्या करोगे, इतने दूर हो गए कि फिर आपको यार नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा आप अपॉर्चुनिटी है उसको क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। बहुत सोचते सोचते अपना जो मौका आपको मिला है उसको आप गंवा बैठते हो, और पुअर परफॉर्मेंस मेंटल फॉग के कारण आप ये फोबिया हो जाता है, इसके कारण आप जो क्वालिटी है वो ड्रॉप कर देते हो, और आपके अंदर फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कि जो ये ओवर थिंकिंग कितनी बड़ी बीमारी है। ओवर थिंकिंग की आपसे मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, आपकी पर्सनल लाइफ खराब होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी, और आपका जीवन तबाह हो गया। ऐसी है ओवर थिंकिंग, इससे बचने के अपने को काम करने हैं। एक जो ये रिसर्च फैक्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग क्रोनिक थिंकर होते हैं, लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका डिप्रेशन का खतरा 3 गुना अधिक बढ़ जाता है। लगातार ओवर थिंकिंग करने से डिप्रेशन का क्या खतरा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अनुसार ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को 60% तक कम कर देती है। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, यदि आप लगातार ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वो 60% तक कम हो जाएगी। तो देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग को कैसे नियंत्रित करें, क्या करें हम ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करने के लिए। तो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सही तकनीकों और आदतों से इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर ओवर थिंकिंग कई बार होनी स्वाभाविक भी है। बीच का रास्ता जरूरी है। कई बार चीज़ों के बारे में आपको सोचना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोचो नहीं, सीरियस रहो ही नहीं, आप एक गंभीर व्यक्तित्व भी बनना आवश्यक है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, आप किसी चीज़ की अति करोगे तो फिर आपके लिए वो हानिकारक है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मानसिक कोग्निटिव टेक्निक क्या है इसकी। थॉट अवेयरनेस, विचार जागरूकता। जब ओवर थिंकिंग शुरू हो तुरंत पहचाने और खुद को कहे कि मैं अभी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस का पहला ही कदम है। सबसे पहले बात तो आपको ओवर थिंकिंग पहचान करनी आवश्यक है कि कौन सी चीज़ पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो फिर आप क्या उन पे काम कर पाओगे। सबसे पहले कि हाँ यार ये चीज़ मेरी लाइफ से, आप ऐसे सवाल कर सकते हो किसी चीज़ पे मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जैसे मेरे मित्र ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं उस पर सोच रहा हूँ क्या यार मेरे से वो नाराज है, यार शायद मेरी इसको गलती होगी। अब उसी समय मुझे सोचने की जरूरत है क्या अगर इस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया होगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है वो बिजी भी हो सकता है वो किसी कारण से मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा हो सकता है वो मुझे कॉल बैक करने वाला हो। ये सारी चीज़ें आप अगर पॉजिटिव थोड़ा सोच लेते हो तो शायद आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हो, और आपको ये पता भी लग जाए कि ओवर थिंकिंग है क्या। ठीक है। इसके अलावा ये 555 का रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से कहें क्या ये बात मुझे 5 दिन, 5 महीने और 5 साल बाद क्या मायने रखेगी। आपका मित्र आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, आपका दोस्त आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है, आपने ड्रेस पहनी और आप सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे। ऐसी सिचुएशन में इसके बारे में आप सोचो कि मैंने जो ड्रेस पहनी उस पर लोग क्या सोचेंगे। इस चीज़ का 5 दिन बाद में क्या महत्व रहेगा, 5 महीने बाद में क्या लोग इसी चीज़ को सोचेंगे, 5 साल बाद भी क्या लोग इसी चीज़ को सोचेंगे। मेरा मित्र है वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है, आज वो नहीं कर रहा, लेकिन 5 दिन बाद में वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। 5 साल बाद में इस चीज़ का मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है क्या। 5 महीने बाद में कोई इंपॉर्टेंस है क्या। मैं RS के एग्जाम में फेल हो गया, 5 दिन बाद में हाँ रिजल्ट मुझे तो इफेक्ट करेगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, मेहनत करूँगा, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन। 5 दिन बाद में लोग क्या सोचेंगे, चीज़ों को भूल जाएंगे। आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लोगों के लिए नॉर्मल चीज़, लोग कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को खुद में सोचने के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद 5 महीने बाद में उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़े, 5 साल बाद में। तो ये सब चीज़ें आपको सोचने की आवश्यकता है। इस वजह से आप ऐसी जगह एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए आपको। उसके बाद में कोग्निटिव रिफ्रेमिंग, नकारात्मक सोच को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। मैं फेल हो जाऊंगा, फेल क्यों हो जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा और क्या करूंगा, मैं सीखूंगा। भाई आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, मैंने RS की तैयारी की, मैं RS नहीं बन पाया, चलो ठीक बात है, लेकिन क्या उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, बहुत कुछ मिला दोस्तों। मैंने ये चीज़ सीखा कि कैसे RS बनते हैं। मैं नहीं बना, एक दूसरी रीज़न है, उसमें मैंने दुनिया का बहुत सारा ज्ञान पढ़ा, अध्ययन किया मैंने, उसमें मुझे ये पता चला कि अच्छा शासन ऐसे चलता है, प्रशासन ऐसे चलता है, एथिक्स ये चीज़ होती है, साइकोलॉजी ये है, सोशल इश्यू ये है, पवेड
ये जरूरी है। कॉर्पोरेट ऐसे चलता है, इन्वायरमेंट का इश्यू ये है, सोशल इश्यू ये है, कास्टिज्म की समस्या ये, तो कितनी सारी दुनिया की जानकारी मिली मुझे, तो इसके प्रति मुझे ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। और हो सकता है मैंने कितनी चीज़ सीखी और मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, तो ये पॉजिटिविटी आपके पास होनी जरूरी है। इसके बाद में वरी टाइम टेक्निक, दिन में सिर्फ 20-30 मिनट चिंता का समय निर्धारित करें। उस समय के लिए बाहर चिंता आए तो कहीं मैं इसे वरी टाइम में सोचूंगा, बाद में सोचूंगा, ठीक है। जर्नलिंग, अपने विचारों को कागज़ पर लिखने से मन हल्का होता है और पैटर्न समझ में आते हैं। आगे बाद में आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये भी चीज़ एक अच्छी चीज़ है। इसमें क्या हो सकता है, प्रतिदिन 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, जो विचार आए उन्हें बिना जज किए बिना जाने दें। कई बार दिक्कत ये होती है, हम क्या करते हैं, जज करने लगते हैं चीज़ों को, और जज करने से ही सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा बॉक्स ब्रीथिंग, ये 4-4 का फॉर्मूला है, जिसमें आप 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड सोचें, 4 सेकंड रोकें। ये नर्वस सिस्टम को तुरंत क्या करता है, शांत करने का काम करता है। तो बॉक्स ब्रीथिंग 4-4 का फॉर्मूला भी है। इसके अलावा बॉडी स्कैन टेक्निक भी काम करती है। लेटकर सिर से पैर तक शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें, तनाव कहाँ पर है उसे महसूस करें और रिलीज करने की कोशिश करें। ये ग्राउंडिंग, ये 5 से 1 तक आप कुछ सोच सकते हो, 5 से 1 तक चीज़ों को, 5 चीज़ देख सकते हो, 5 चीज़ छू सकते हो, 3 चीज़ सुने और 2 चीज़ सूंघ सकते हो, 1 चीज़ चख सकते हो। ये टेक्निक एंजाइटी को अटैक करने में तुरंत काम करती है। ये दोस्तों मैंने किया है, कई बार ऐसा होता था, तो ऐसा मैंने किया है। और यकीन मानो, आप जब ज़्यादा सोचते हो तो आप ऐसा करते हो, कई बार 5 चीज़ देखते हो, 5 चीज़ को छूते, तो आपका ध्यान भटकता है उसी से, और ध्यान भटकते ही आपको क्या करता है, आप मतलब ऐसे मन को शांति मिलती है, आप उस चीज़ से दूर हो जाते हो। तो ये फायदा, इंस्टेंट फायदा करने वाली टेक्निक है। इसके बाद में जीवन शैली में बदलाव भी कर सकते हो आप। नियमित एक्सरसाइज, 30 मिनट डेली वॉक एक्सरसाइज करो, ठीक है। इससे क्या, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो नेचुरल मूड बूस्टर है। ओवर थिंकिंग 40% कम हो जाती है। स्क्रीन टाइम को कम करें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें, ठीक है। स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो, सोशल मीडिया से ब्रेक लें। कंपैरिजन और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ओवर थिंकिंग का बड़ा कारण है। सबसे बड़ा, आज की जो यूथ है उसके लिए ओवर थिंकिंग के सबसे बड़ा कारण क्या है, सोशल मीडिया से स्क्रीन टाइम। लोगों का 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम है, 8 से 10 घंटे। एक व्यक्ति है जो 8 से 10 घंटे ड्यूटी करता है और 8 से 10 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम बिताता है, और ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर देखता क्या है, लोगों की लाइफ के बारे में देखता है, और उसमें पूरा का पूरा दिखावटीपन है। और व्यक्ति वहाँ क्या करता है, कंपैरिजन करता है, और फिर जो अपने बचे हुए टाइम है वो अपने फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। इस वजह से सारी समस्या है। मैं कई बार ये सोचता हूँ, और मैंने ये टेक्निक अपनाई है, जब भी आपका मन थोड़ा सा निराश हो, जब भी आप उदास हो, और जब भी आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो, तो अपने जो कुछ विश्वास पात्र मित्र होते हैं उनसे बात करो, उनके साथ चीज़ें शेयर करो। यकीन करो, आप उनसे बात करने के बाद बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करोगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम वो शेयर करो, आप शेयर करने से चीज़ें सही हो जाएगी। दूसरी बात, अपनी फैमिली मेंबर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा होता है, मन उदास होता है, निराश होता है, तो मैं क्या करता हूँ, घर से बात करता हूँ, और 15-20 मिनट मम्मी से, फैमिली मेंबर से बात करने के बाद में चीज़ें क्या निकल के आती है आपको, फिर आप ऐसा रिलैक्स फील करते हो कि यार जैसे कोई समस्या है नहीं, और पहले आप एकदम मतलब जो ओवर थिंकिंग के बोझ से दबे होते हो। तो ये चीज़ भी, टेक्निक भी काम करती है। क्वालिटी स्लीप, आपको 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नींद की कमी से क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है, जो कि रेशनल थिंकिंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो आपको क्वालिटी स्लीप लेना है। लोग सो तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर नींद नहीं आ रही, ये भी एक समस्या होती है। और दोस्तों, ये इसमें ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी बीमारी है, नींद नहीं आती आपको। और हेल्दी डाइट लेनी होती है आपको, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। और नेचर में समय बिताएं, आपको नेचर में समय, सुबह शाम कहीं भी जाना चाहिए आपको। तो इससे क्या होता है, कोर्टिसोल लेवल है वो 21% तक कम हो जाता है आपको। एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, क्रिया आधारित रणनीतियाँ, ये भी कुछ है। 2 मिनट का रूल भी है, जिसमें आप यदि कोई काम 2 मिनट में हो सकता है अभी करें, इसको पेंडिंग मत रखें। लोग क्या करते हैं, पेंडिंग रखने से क्या स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से फिर आदमी ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। छोटा काम अभी करो, उसको पेंडेंसी क्यों रखनी है आपको? पेंडेंसी आपको क्या देती है, वजन देती है, बोझ देती है। एक्शन लेना है, ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है। उसके अलावा डिसीजन डेडलाइन, हर निर्णय के लिए समय सीमा तय करें। मुझे निर्णय आज शाम 6 बजे तक लेना है, और ऐसी सिचुएशन में आप कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रख पाओगे और आप ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं बन पाओगे। यार मैं ये काम नहीं किया तो क्या होगा, तो ये काम करना ही क्यों, आप अभी कर लो ना, ऐसा सोचो ही क्यों आप, ठीक है। और टास्क बैचिंग,
सिमिलर टास्क एक साथ करें ताकि मन स्कैटर न हो। मेंटल कॉन्फिडेंट, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें, बाहर पर्सपेक्टिव नई रोशनी दिखाता है। तो ये जरूरी है कि कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो आप अपने जो विश्वसनीय, हो सकता है डॉक्टर की सलाह भी ले, साइकोलॉजिस्ट वगैरह की सलाह ले सकते हो आप, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल हेल्प, पेशेवर सहायता भी ले सकते हो आप, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये भी कर सकते हो आप। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से मिले ताकि ओवर थिंकिंग डेली लाइफ इफेक्ट कर रही हो, और मेडिटेशन भी एंजाइटी डिप्रेशन से सेवियर हो तो साइकेट्रिस्ट की सलाह भी आप ले सकते हो। इसके बाद में आपको एक बैलेंस जीवन शैली कैसे अपनानी चाहिए, तो ये बैलेंस लाइफ स्टाइल है, ये कैसी होनी चाहिए आपकी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बैलेंस फॉर्मूला है, बैलेंस फॉर्मूला है, ब्रीथ एंड मेडिटेट, प्रतिदिन 10-15 मिनट आप मेडिटेशन करें, मन को शांत रखें। एक्शन ओवर एंजाइटी, सोचने की जगह छोटे छोटे कदम उठाएं, एक्शन करें आप। लिमिट इन्फॉर्मेशन, आपको सूचनाओं में लोड नहीं होना है, न्यूज़ है चाहे सोशल मीडिया है, उसका समय है वो लिमिट में रखें आप, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, सब कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता है, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में अनिश्चितताएं आएंगी, उनको स्वीकार करके चलें। आप उनके प्रति जागरूक हो जाएं, स्वीकार करें और तैयारियां रखें, और कुछ नहीं। आप ज़्यादा सोचोगे कुछ नहीं होने वाला। और क्या है, नेचर रिलेशनशिप, अपने प्रियजनों के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएं। इसके अलावा कंसिस्टेंट रूटीन, नियमित दिनचर्या रखें, सोना, जागना, खाना एक समय पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, ईट एंड वेल, आपको शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दोस्तों मेरे एक सीनियर हैं, मैं जॉब करता हूँ वहीं सीनियर हैं, एक साथी हैं मेरे रामस्वरूप जी, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है, उस व्यक्ति की या जो हैं वो पर्सनैलिटी है, वो ऐसी पर्सनैलिटी है, सब कुछ चीज़ वो रूटीन में पूरी तरह से बैलेंस रखते हैं। कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा काम करना, प्री प्लान चीज़ें होती हैं उनकी। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने उनको हमेशा और हमेशा हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है। वो कभी भी डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी के शिकार नहीं होते हैं। क्या रीज़न है, समय पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन 0 है, ये चीज़ भी है, और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव रहते हैं। और उनका ये कहना भी है कि आप अस्त व्यस्त नहीं रहें, व्यवस्थित रहें, व्यवस्थित रहो और अपने काम में ध्यान लगाओ, शायद परिणाम अच्छे आएंगे, शायद उनके साथ यही चीज़ें अच्छी रही है। तो कई बार सोचता हूँ कि हम इतने तरीके से मतलब व्यवस्थित क्यों नहीं है, तो इसके आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके साथ भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपको आदर्श दैनिक दिनचर्या, ये भी आपको सब चीज़ें दी होगी। इसके अलावा हमारी जो भागवत गीता है वो कहते हैं, भागवत गीता में कहा गया है दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो श्रीमद् भागवत गीता है, ये क्या कहती है, जो हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, सब कुछ आप क्या छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, सब कुछ आप प्रकृति पे छोड़ दो, सब कुछ नेचर पे छोड़ दो, केवल आप तो कर्म करो, आप पॉजिटिव रहो, आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहो, और आप अपने जीवन के प्रति व्यवस्थित रहो, और संतुलित तरीके से आप काम करो, बैलेंस वे में चलते जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। और ये क्या कर्म सिद्धांत का पालन करती है कि आप कर्म करते जाओ, आप ज़्यादा चिंता मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप फल है उसकी चिंता करनी नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर क्या बोला गया है, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम दैट वर नॉट एवन देयर। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो वास्तव में है नहीं, एक ऐसी समस्या है कि वे समस्याओं को क्रिएट करती है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो समस्याओं को क्रिएट करती है, जो वास्तव में अपने जीवन में है नहीं, अपने जीवन में वास्तव में नहीं है, वो समस्याएं भी क्या कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें है दोस्तों। इसके अलावा निष्कर्ष क्या है, ओवर थिंकिंग एक आधुनिक जीवन शैली की चुनौती है जो धीरे धीरे हमारी खुशी, स्वास्थ्य और सफलता को खोखला करती है, लेकिन एक ऐसी चुनौती है जिसे जागरूकता, सही तकनीक और अनुशासित जीवन शैली को पूरी तरह मैनेज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। आगे ओवर थिंकिंग को पहचानना है, एक्सेप्ट करना है और एक्शन लेना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, यही सबसे बड़ा समाधान है। प्रतिदिन छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट बनाएं, जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, ये कोरेज की निशानी है साहसी व्यक्ति की। डन इज बेटर देन परफेक्ट जो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करो, आप परफेक्ट करने के बजाय तो कुछ करो आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लाइफ में ज़रूरी है। इसी के साथ आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों
जीवन में कुछ भी करना है तो जीवन में अनिश्चितताएं चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे और रिजेक्शन भी लोग मिलते रहेंगे। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ आने वाला समय कुछ बेहतर होगा, वो हमारा इंतज़ार करना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। किसी एक चीज़ के जाने या छूटने से आपकी जीवन है वो पूरी तरह से रुक नहीं जाता है। इस वजह से कई बार आप जीवन में असफल भी हो गए हो, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे, तो भी आपको ओवर थिंकिंग या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने टाइम के साथ, खुद के साथ ईमानदार रहें, टाइम के साथ ईमानदार रहें, अपने कर्तव्य के साथ ईमानदार रहें, निश्चित ही जीवन में बहुत कुछ बेहतर आप कर लोगे। धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।